हेलो प्यारे स्टूडेंट्स, इवोस एकेडमी पर मैं आपका होस्ट दोस्त और शुभचिंतक अमित कुमार फिर स्वागत करता हूं आज की शानदार क्लास में। तो कैसे हो आप लोग? आशा करता हूं आप सभी हष्ट पुष्ट और स्वस्थ होंगे। साथ ही आप लोगों की स्टडी है बढ़िया शानदार तरीके से चल रही, बड़ी मजे से चल रही होगी। अब बात करें आज की इस क्लास में, तो आज की इस क्लास में हम अपनी मॉडल पेपर सीरीज को आगे बढ़ाते हुए अपना मॉडल पेपर नंबर 4 है उसको हल करने वाले हैं। उसके बढ़िया शानदार जो प्रश्न है उनके आंसर्स है वो बड़ी आसान भाषा में मैं आप लोगों को पढ़ाने वाला हूं। अब बात करें इस पेपर की पीडीएफ के बारे में कि पीडीएफ कहां मिलने वाली है, तो पीडीएफ आप लोगों को वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलने वाली है। वहां पे जाएं, लिंक पे क्लिक करें और अपनी पीडीएफ को डाउनलोड करके अपनी इस क्लास को शुरू कर ले, ताकि आपको अपना पेपर समझने में आसानी रहे। तो आज की इस क्लास को शुरू करें इससे पहले आप लोगों से एक बात कहना चाहेंगे, अगर आप हमारे चैनल पे आए हो, हमारे वीडियोस देख रहे हो, वीडियोस पसंद आ रहे हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, साथ ही बेल आइकन को भी ऑन रखिए ताकि मेरे वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों के पास पहुंचे। अब ज़्यादा समय नहीं लेते, शुरू करते हैं आज की क्लास। और क्लास में मैंने बता दिया है क्या पढ़ने वाले हैं हम। अपना मॉडल पेपर नंबर 4 है वो पढ़ने वाले हैं, बढ़िया शानदार प्रश्नों के साथ है, तो इसको शानदार तरीके से हम पढ़ने वाले हैं। अब बात करें सर हमने पीछे वाले वीडियोस नहीं देखे हैं, तो कोई बात नहीं है, उन वीडियोस के लिंक भी आप लोगों को वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलने वाला है। तो आप उन पर क्लिक करो, अपने वीडियोस देखो और आप अपना सपना कौन सा है 56 आउट ऑफ 56 है उसको कंप्लीट कर लो। भाग के देखो, दौड़ के देखो, देखना जरूरी है, यही टाइम है आप लोगों के पास। उसके बाद में कौन है, कुछ नहीं पढ़ने वाले हो बाद में, मुझे पता है इस एग्जाम के प्रेशर में आप पढ़ लोगे, बाकी कुछ नहीं कर पाओगे। अच्छा, पहला प्रश्न बहुविकल्पीय होता है। अरे ये बहुविकल्पीय है, 18 क्वेश्चन होंगे, 9 अंक के यानी आधे अंक के हैं। तो इसका मतलब है क्या हुआ, आप लोगों को एक बात बता देता हूं मैं, अपन ने 4 पेपर हो गए हैं, 4 गुना 18 बराबर कितने हो गए सर, 72 हो गए। तो 72 क्वेश्चन तो आपकी बुक में भी नहीं होंगे, इतने प्रश्न तो मैंने बना दिए हैं, तो आप ध्यान से समझ लेना भाई। चलो पहला प्रश्न पढ़ते हैं। निश्चयवाद की विचारधारा के प्रमुख समर्थक कौन थे, यानी निश्चय डिटर्मिनिज्म के जो समर्थक हैं वो कौन थे, तो वो रेटजेल थे। कौन थे भाई, रेटजेल थे। थोड़ी फास्ट गति से पढ़ेंगे ताकि आपका 35 से 40 मिनट में अपना पेपर कंप्लीट, तो 5 पेपर में आपको 2.5 घंटे से ज्यादा नहीं लगेगा है। चलो दूसरा प्रश्न देखते हैं। जनांगीय संक्रमण की प्रथम अवस्था की मुख्य विशेषता क्या है। मैंने अपनी अवस्थाओं के बारे में बहुत ही डिटेल से बताया है, तो इसकी मैं तीनों बातें बता देता हूं। प्रथम अवस्था मतलब जन्म दर उच्च होती है और मृत्यु दर उच्च होती है, तो इसमें ये तो अपना उत्तर हो जाएगा, उच्च जन्म दर और उच्च मृत्यु दर। अब अगर यहाँ पे द्वितीय अवस्था आ गया तो ये मान के चलो आपके पास क्या है, जन्म दर तो ऊंची होती है, मृत्यु दर नीची होती है, और इस कंडीशन में जनसंख्या विस्फोट होता है, बम्पर है ना, वो बात आती है। हाँ, ये हो। अब तृतीय अवस्था में क्या होता है, दोनों ही निम्न होती है, तो ये ध्यान में रख लेना। निम्नलिखित में से कौन सा देश उच्च मानव विकास वाला है, आप जानते हो भाई, मानव विकास की बात करें तो नॉर्वे होता है। विस्तृत वाणिज्य अनाज कृषि की मुख्य फसल कौन सी है, जानते हो, गेहूं होती है सर। तो चलो ठीक है, इन प्रश्नों को आगे बढ़ाते हैं। अच्छा, ऑस्ट्रेलिया के पशुपालन है ना, ऑस्ट्रेलिया के पशुपालन क्षेत्र में काम करने वाले मजदूरों को क्या कहते हैं, क्या कहते हैं भाई, क्या कहते हैं, जेकारू कहते हैं उनको, क्या कहते हैं, जेकारू कहते हैं। अच्छा नेक्स्ट है, ओरिएंट एक्सप्रेस रेल मार्ग है भाई किन दो शहरों को आपस में जोड़ता है। पेरिस से इस्तांबुल होता है, पर्थ से सिडनी होता है, वैंकूवर से हैलिफैक्स होता है, काहिरा से केप टाउन होता है। सर नाम बहुत ही खतरनाक लेके आए हो, कोई बात नहीं है। पेरिस से इस्तांबुल जो मार्ग चलता है उसे ओरिएंट एक्सप्रेस रेल मार्ग कहते हैं। इसके बाद में बात करें नेक्स्ट, तो संदेशों के आदान प्रदान की प्रक्रिया को संचार कहा जाता है। बहुत बार समझा दिया मैंने, संचार में अपना संचार ये रहा भाई है ना, तो ये समझाया हुआ है। जनगणना 2011 के अनुसार भारत के किस राज्य में लिंगानुपात सबसे कम है, सबसे कम लिंगानुपात में अपने पास हरियाणा आता है ना, ये ध्यान में रखना भाई, कितना, हरियाणा जो राज्य है वो सबसे कम लिंगानुपात वाला है। अगर बात करें अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में, तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा एक परिवहन नगर है, परिवहन नगर कौन सा है, इसको कहते हैं मुगलसराय, यानी अपना जो नगर है मुगलसराय उसको परिवहन नगर के नाम से जाना जाता है। रजत क्रांति जानते हो आप लोग, मैंने क्रांति से संबंधित 4-5 प्रश्न करवा दिए, उन्हीं में से आना है। तो ये आपके पास अंडा क्रांति, अंडा से संबंधित है, मछली पालन से। अगर मैं यहाँ पे कहूँ कि मछली पालन, अंडा नहीं आए और मछली पालन आ जाए तो ये भी सही है। मछली पालन नहीं रे, क्या बात बता रहा हूँ मैं, मुर्गी पालन है ना, गुरुजी मजा ले रहे हो थे, मुर्गी पालन होता है, अंडा और मछली एक साथ जोड़ दिया मैंने है ना, आप कुछ भी कर सकते हो रे।
भारत में कहुआ कॉफी का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कर्नाटका है, बिल्कुल है, अपन ने चैप्टर में पढ़ा है, तो इसमें कर्नाटका कर लेना भाई, ये लो मैं कर ही देता हूं। निम्नलिखित में से कौन सा एक लोहा अयस्क नहीं है? देखो मैग्नेटाइट है सबसे प्रसिद्ध मतलब बढ़िया, हेमेटाइट भी है, लिग्नाइट और लिमोनाइट। तो इसमें लिग्नाइट जो है ना ये कोयले का है, क्या है? ये कोयला होता है। अरे कोयला कैसे लिख रहा हूं मैं, हाँ ये कोयला होता है, ये लो। अरे क्या हो गया, मुझे ऐसे लग रहा है कि बच्चों के साथ है ना बिल्कुल उत्साहित हो जाता हूँ, इसलिए हो जाता है कभी कभी। भारत में पाइपलाइन परिवहन के माध्यम से कच्चे तेल की आपूर्ति करने वाली प्रसिद्ध पाइपलाइन कौन सी है? तो याद कर लेना, ये सभी हैं भाई, याद कर लेना। HVJ है, नाहर कटिया, नूनमती बरौनी है, कांडला बठिंडा है। ये तीनों आपके पास उपरोक्त सभी ऑप्शन इसमें सही रहेगा जो पेट्रोलियम के लिए पाइपलाइन बिछाई गई है। नेक्स्ट बात करें तो जल प्रदूषण का मुख्य स्रोत, ये आप सभी जानते हो, औद्योगिक अपशिष्ट होता है भाई, ये तो बहुत ही सरल है। हुगली औद्योगिक प्रदेश का केंद्र कहाँ स्थित है? तो हुगली आप जानते हो भाई कहाँ पे है, पश्चिम बंगाल यानी कोलकाता हावड़ा पे है। तो ये रहा, ये है आपके पास कोलकाता हावड़ा, हुगली औद्योगिक प्रदेश का केंद्र यहाँ पे है। नेक्स्ट बात करें तो नेक्स्ट आता है आप लोगों के पास, किस महाद्वीप में विश्व व्यापार का सर्वाधिक प्रवाह होता है? प्रवाह मतलब बहुत ही ज्यादा वहां से होता है, तो वो होता है यूरोप। यूरोप महाद्वीप कहाँ पे है? तो ये ध्यान से समझ लेना भाई, सबसे ज्यादा जो क्षेत्र छोटे छोटे होते हैं ना वो छोटे छोटे देश इसी में शामिल है। इसके बाद में बात करें नेक्स्ट क्या है, पल्ली बस्तियां मुख्य रूप से कहाँ पाई जाती है? पल्ली बस्तियां मैं बता देता हूं भाई, पल्ली बस्तियां मैदानी क्षेत्र में पाई जाती है। मैदानी क्षेत्र कहाँ पे है सर अपना? तो मैदानी क्षेत्र की बात करें अपना भारत है, ये लोग अपना भारत बना दिया हमने, पतंग आकार का ये है, बिल्कुल, तो पतंग आकार में बता देते हैं, ये अपना हिमालय क्षेत्र है। और अगर बात करें इस क्षेत्र को छोड़ते हुए यहाँ से, तो ये अपने पास गंगा का मैदान है, और ये जो गंगा का मैदान है यहीं पे अपने पल्ली बस्तियां पाई जाती हैं। तो ये ध्यान में रखना, इसमें कहाँ दिया हुआ है क्या? हाँ गंगा के मैदान में, ये रहा। नेक्स्ट बात करें तो इनसेट क्या है? इनसेट उपग्रह प्रणाली है भाई, इनसेट क्या है? उपग्रह प्रणाली है, समझाने की आवश्यकता नहीं है। अब आते हैं दूसरा प्रश्न जो होगा वो आपके पास रिक्त स्थानों से संबंधित होने वाला है ना। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, 10 प्रश्न 5 अंकों के होने वाले हैं। तो देखो भूगोलवेत्ता को आधुनिक मानव भूगोल का जनक माना जाता है। तो इसमें बात करें तो आपके पास आता है फ्रेडरिक रेटजेल। फ्रेडरिक रेटजेल ये नाम आ चुका है पहले भी अपने ऑब्जेक्टिव में, तो याद रखना भाई, इंपॉर्टेंट नाम है फ्रेडरिक रेटजेल। अच्छा, विकसित देशों में सामान्यतः आयु लिंग पिरामिड का आकार घंटी आकार का होता है, घंटी आकार का होता है भी। अब डिटेल से बातें करेंगे तो अपने इसमें आपका समय बीत जाएगा। तो मेरा सपना यही है, अरे मेरा लक्ष्य है, सपना नहीं, सपना आपका है, लक्ष्य मेरा है, आप लोगों के 56 आउट ऑफ 56 की बात। हाँ, क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें तो देश कृषि में वनस्पति को जलाकर राख को उर्वरक के रूप में प्रयोग किया जाता है। तो मैं एक बात बता देता हूँ, स्थानांतरित कृषि भी कहते हैं उसको झूमिंग कृषि भी कहते हैं। तो आप इसमें स्थानांतरित और दोनों कर सकते हो, है ना। स्थानांतरित अब लिखने में दिक्कत होगी तो कोई बात नहीं है, स्थानांतरित या झूमिंग, है ना, ये झूमिंग कृषि होती है। इन दोनों को एक ही बात है, इसमें को क्या है, वनों को जलाकर वहां पे अपने पास राख को उर्वरक के रूप में काम में लिया जाता है। भारत में डिजिटल इंडिया कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य सशक्तिकरण है। ये सशक्तिकरण क्या होता है सर? सशक्तिकरण का मतलब होता है, ये अगर यहाँ पे लिखना चाहो तो डिजिटली सशक्तिकरण मानना अपने पास ऑप्शन में आएगा, इसके खाली स्थान में आएगा भाई। अच्छा, जनगणना 2011 के अनुसार भारत का औसत जनसंख्या घनत्व 382 है। ये तो बहुत ही सरल है, शायद रिवाइज भी हो गया है अपने पास। भारत में तांबे की सबसे प्रसिद्ध खान खेतड़ी राजस्थान में स्थित है भाई, खेतड़ी और राजस्थान, खेतड़ी राजस्थान लिखना जरूरी है, खेतड़ी राजस्थान में स्थित है। अच्छा, नेक्स्ट बात करें तो राष्ट्रीय जलमार्ग 3 भारत के किस राज्य में है? तो वो केरल राज्य में आता है। ये लोग केरल कर दिया भाई। इसके बाद में बात करें, देश गैस ओजोन परत के क्षरण के लिए मुख्य रूप से उत्तरदायी है भाई। कौन सी गैस है? वो CFC, जिसको कहते हैं क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ये मुख्य रूप से उत्तरदायी होती है किसके क्षरण के? ओजोन परत के क्षरण के लिए होती है। कौन सी है? CFC है। अच्छा, भारत में रेलगाड़ी कौन से वर्ष में चलाई गई? तो वो 1854 में चलाई गई थी। कहाँ? मुंबई में।
दो देशों के बीच होने वाले व्यापार को अंतरराष्ट्रीय व्यापार कहते हैं। क्या कहते हैं भाई? अंतरराष्ट्रीय व्यापार कहते हैं। ये द्विपक्षीय अंतरराष्ट्रीय व्यापार कहलाता है। अब बात करते हैं अपने पास क्वेश्चन नंबर 3, और क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें तो अति लघुत्तरात्मक प्रश्न होते हैं, एक एक अंक के होते हैं, एक लाइन में आपको उत्तर देना होता है। तो इसका मतलब इसमें अपने पास 10 क्वेश्चन है, तो 5 पेपर के 50 क्वेश्चन हो जाएंगे अपने। तो अब इससे बाहर क्या आने वाला है? कुछ नहीं आने वाला है। अच्छा, पहला प्रश्न क्या है? पहला प्रश्न है चिकित्सा पर्यटन से क्या अभिप्राय है? क्या अभिप्राय है भाई? हाँ, जब लोग अपने उपचार के लिए अपने देश से बाहर किसी अन्य देश की यात्रा करते हैं तो उसे चिकित्सा पर्यटन कहते हैं। यानी कहने का मतलब है अपने किसी देश में, जो गरीब देश है बेचारा, अपने भारत तो बहुत मतलब तेज गति से विकसित हो रहा है, विकासशील है, लेकिन विकसित बहुत तेज गति से हो रहा है। तो अपने यहाँ सारी है, लेकिन जैसे भूटान है, जैसे बांग्लादेश है, जैसे पाकिस्तान है, वहाँ पे अगर कोई अपने पास इलाज नहीं है तो वो कहाँ जाएंगे? वो अपने ही यहाँ तो आएंगे, अमेरिका चले जाएंगे, पैसे वाले होंगे तो अपने पास आएंगे। तो उनको कहते हैं अपने पास अन्य देश की यात्रा करते हैं, उसे चिकित्सा पर्यटन कहते हैं। सड़क घनत्व को कैसे मापा जाता है? प्रति 100 किलोमीटर में कितनी सड़क है भाई? देखो, प्रति 100 वर्ग किलोमीटर भौगोलिक क्षेत्र में सड़कों की कुल लंबाई को सड़क घनत्व के रूप में मापा जाता है। क्या ध्यान में रख लेना, पूछ सकता है रे। नेक्स्ट है, विश्व के किस देश में रेल मार्गों का जाल सबसे अधिक सघन है? ये प्रश्न अपने पास आ चुका भाई, यूएसए में है। अच्छा, भारत में जनसंख्या की प्रकृति वृद्धि की गणना कैसे की जाती है? अपने यहाँ कोई और दूसरा मैटर ही नहीं है। कितने जन्मे हैं, कितने मरे हैं, घटा दो जन्म दर मतलब जन्मे बच्चों में से, यानी जन्मे जितने भी अपने पास बच्चे हैं उनमें से मृत्यु दर को घटा देंगे, मृत्यु जिन लोगों की हुई है उनको घटा देंगे, तो वो जनसंख्या आ जाती है। अपने भारत का यही है भाई। अब बात करें, देखो अपने यहाँ पे है जन्म दर और मृत्यु दर के अंतर को जनसंख्या की प्राकृतिक वृद्धि कहा जाता है। प्राकृतिक वृद्धि और जन्म दर, मृत्यु दर भारत में यही अपनाई जाती है भाई। अच्छा, प्रश्न थोड़ा दूसरे तरीके से आ गया, उत्तर थोड़ा दूसरे तरीके से लिखा गया, कोई बात नहीं है। आधारभूत उद्योग का एक उदाहरण दीजिए। अच्छा, आधारभूत उद्योग में लौह इस्पात उद्योग एक बहुत ही आधारभूत उद्योग होता है। सर, ये आधारभूत क्या होता है? अरे, जो आधारशिला रखता है वो आधारभूत होता है भी। आसान भाषा में यही समझ लो, क्योंकि इसका उत्पाद अन्य उद्योगों के लिए कच्चे माल में के रूप में उपयोग होता है। अच्छा, भारत में स्वर्ण चतुर्भुज परियोजना किन महान नगरों को जोड़ती है? यह प्रश्न रिवाइज हो चुका है, दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता को जोड़ता है। आ गया होगा समझ में। अच्छा, नेक्स्ट, आयुलिंग पिरामिड का मुख्य कार्य क्या है? आयुलिंग पिरामिड की बात करें तो चलो बात करते हैं इसके बारे में। क्या है? यह किसी जनसंख्या की आयुलिंग संरचना यानी स्त्री पुरुष अनुपात को ग्राफीय रूप में प्रदर्शित करता है। याद रखना भाई, किसी भी प्रकार से पूछ ले, अपना गलत नहीं होना चाहिए। अच्छा, भारत की पुल कारक वाली किन्हीं 2 सुविधाओं के नाम लिखिए। भारत की पुल कारक यानी भारत अन्य देश से लोगों को आकर्षित करता है, 2 कारक बताइए। देखो, काम के बेहतर अवसर और अच्छी शिक्षा चिकित्सा सुविधाएं, ये सारे अपने क्या है आकर्षित करते हैं आसपास के देशों को। अपने अंदर की बात करें तो जैसे अपने जो सुविधाजनक क्षेत्र होते हैं वो अपने को आकर्षित करते हैं। भारत में यही मिलता भाई। नेक्स्ट क्या है? शुद्ध बोया गया क्षेत्र किसे कहते हैं? शुद्ध बोया गया क्षेत्र किसे कहते हैं? तो वो कहते हैं वह कुल क्षेत्रफल जिस पर फसलें उगाई और काटी जाती है उसे शुद्ध बोया गया क्षेत्र कहते हैं। यानी कहने का मतलब है ये अपनी भूमि है और इसके इस क्षेत्र पे आपके पास केवल खेती होती है ना। तो आपसे पूछे कोई इसका शुद्ध बोया गया क्षेत्र कितना है, तो भूमि के जिस भाग पर जितना अपने पास खेती की जाती है वो अपने पास क्या है और काटी जाती है उसे शुद्ध बोया गया क्षेत्र कहते हैं। अब यहाँ पे खेती करते ही नहीं है तो इसको थोड़ी शामिल करेंगे, ये नहीं आएगा। चलो ठीक है, अब बात करते हैं खंड ब यानी सेक्शन बी की बात करें तो उत्तर 50 सीमा शब्द सीमा कितनी है? शब्द सीमा अपने 50 शब्द है और 1.5 अंक का होने वाला है। 8 प्रश्न है, 12 अंक हो जाएंगे। चलो बात करते हैं इसके बारे में। मानव भूगोल की मानवतावादी विचारधारा से आप क्या समझते हैं? इसके बारे में बात करें तो मानवतावादी मतलब आमूलवादी भी कहते हैं इसको। क्या कहते हैं भाई? आमूलवादी भी कहते हैं, विचारधारा भी कहते हैं। इससे आप क्या समझते हैं? अरे सीधी सी बात है, मानवतावादी की बात कर रहा है और आमूलवादी बात कर रहा है, इसका मतलब मानव का कल्याण परमो धर्मा ये मानता है। चलो बात करते हैं इसमें। आमूलवादी विचारधारा यानी मानवतावादी विचारधारा का उदय 1970 के दशक में हुआ था। इसने मुख्य रूप से समाज में व्याप्त गरीबी, भुखमरी, सामाजिक असमानता, रंगभेद जैसी समस्याओं पर ध्यान केंद्रित किया। इस विचारधारा ने इन समस्याओं को समझने के लिए कार्ल मार्क्स के सिद्धांतों का सहारा लिया।
अब बात करते हैं, इसका मानना था कि पूंजीवाद ही इन सभी बुराइयों की जड़ है। यानी कहने का मतलब जिनके पास पूंजी जिन लोगों के पास है, ज्यादातर पूंजीवाद वो होता है जो अपने क्षेत्र में अपना खुद का फायदा देखते हैं। क्यों जड़ है वो बुराइयों की जड़ है? क्योंकि इसने संसाधनों पर कुछ ही लोगों का नियंत्रण होता है। पूंजीवाद में यही तो बात होती है। इस विचारधारा का मुख्य उद्देश्य क्रांतिकारी बदलाव लाकर एक न्यायपूर्ण समाज की स्थापना करना था। तो ये हो जाता है, ध्यान में रखना, मानवतावादी विचारधारा। अच्छा, जनसंख्या घनत्व और जनसंख्या वृद्धि के बीच मुख्य अंतर क्या है? देखो, प्रश्न की छोटी सी एक बात हो गई है, टेक्निकल प्रॉब्लम। ये प्रश्न जो है ना, ये प्रश्न दूसरा है और इसका उत्तर दूसरा है। तो मैं प्रश्न यहाँ पे एक बार दूसरा लिख देता हूं, प्रवास के कारण क्या प्रभाव पड़ते हैं, ना, प्रवास के कारण क्या प्रभाव होते हैं या प्रभाव पड़ते हैं। ये मैं होते लिख देता हूं, प्रवास के क्या प्रभाव होते हैं। ये एक बार प्रश्न आप लोगों को ये लिख लेना और आंसर ये लिख लेना। इसका आंसर मैं बता देता हूं भाई, है ना। जनसंख्या घनत्व है और जनसंख्या वृद्धि में मुख्य अंतर क्या है, तो मैं एक आसान भाषा में आपको समझा देता हूं। जनसंख्या घनत्व वो होता है कि एक अपने पास से विशेष क्षेत्र पे रहने वाले कितने लोग कितने वर्ग किलोमीटर में रहते हैं, उसको जनसंख्या घनत्व कहते हैं। ये मान के चलो अपने पास ये अपने क्या है, एक मतलब प्लॉट है रे, ये मान के चलो ये 200 किलोमीटर लंबा चौड़ा है। अब यहाँ पे कितने लोग रहते हैं, तो यहाँ पे मान के चलो 20,000 लोग रहते हैं। तो फिर आपको इसमें अपने 200 किलोमीटर का भाग देंगे तो 200 लोग प्रति किलोमीटर हो जाएंगे। तो इसको तो कहेंगे जनसंख्या घनत्व। अब बात करते हैं इस विशेष क्षेत्र में अपने पास नए जन्मे बच्चों में से मृत्यु दर को घटा देने के बाद में जो बचता है उसको जनसंख्या वृद्धि कहते हैं। बस इतना ध्यान में रखना है। इसके लिए तो ये कर लेना, और जो बाकी जो मैं बता रहा हूं, ये प्रश्न जो मैंने बताया ना कि प्रवास के कारण क्या प्रभाव पड़ते हैं, ये बात अपन कर लेते हैं। देखो, उद्गम स्थान जहां से लोग प्रवास करते हैं पर निम्नलिखित प्रभाव पड़ते हैं, ये मैं बता देता हूं। सबसे पहले बात करते हैं आर्थिक प्रभाव। देखो, प्रवास या मान के चलो जहां पे पैदा हुए वहां से भाग जाते हैं लोग, तो क्या प्रभाव पड़ेंगे भाई? तो देखो, आर्थिक प्रभाव पड़ेगा। प्रवास का सबसे सकारात्मक पक्ष यह है कि प्रवासी लोग अपने घर जो धन यानी अपने हुंडिया भेजते हैं, उससे स्थानीय अर्थव्यवस्था मजबूत होती है। पर यह पैसा कृषि सुधार, बच्चों की शिक्षा और ऋण चुकाने के काम आता है। प्रवास का सबसे पहला तो यही होता है सकारात्मक पहलू। तो कैसे? ये मान के चलो अपन घर छोड़ के गए, विदेश से पैसा आएगा, तो वो होता है। इसके बाद में बात करें जनांकीय प्रभाव। भारी प्रवास के कारण वहां की कार्यशील जनसंख्या युवा पुरुष कम हो जाती है, जिससे लिंग अनुपात बिगड़ जाता है और ये केवल बुजुर्ग महिलाएं और बच्चे ही पीछे रह जाते हैं। क्योंकि अपने पास प्रवास कौन करता है? कमाने के लिए कौन जाता है? कमाने के लिए हमारे जो जवान बच्चे होते हैं, जो अभी अपने पास एज तो होते हैं, यानी बुजुर्ग नहीं जाते, महिलाएं नहीं जाती, बच्चे नहीं जाते, यानी सारे जवान लोग हैं वो बाहर चले जाते हैं। तो इससे अपना क्या है, लिंग अनुपात बिगड़ जाता है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 6 क्या है? क्वेश्चन नंबर 6 है भूमध्य सागरीय कृषि की किन्हीं दो विशेषताओं का वर्णन कीजिए। तो ये जो वर्णन है मैंने पहले भी समझाया था, अभी भी समझा देता हूं। भूमध्य सागरीय कृषि अपनी विशेषता के कारण विश्व प्रसिद्ध है। इसकी दो प्रमुख विशेषताएं इस प्रकार है भाई। इस प्रकार बात करें तो विशिष्ट बागवानी होती है यहाँ पे। यह क्षेत्र विशेष रूप से खट्टे फलों की, ये तो बहुत दिनों से बात हो रही है, कि उत्पादन के लिए जाना जाता है। यहाँ अंगूर, जैतून और अंजीर की खेती बड़े पैमाने पे की जाती है। शराब निर्माण, यहाँ पैदा होने वाले उच्च गुणवत्ता के अंगूरों से विश्व की बेहतरीन मदिरा यानी शराब, वाइन तैयार की जाती है। इसके अलावा कम गुणवत्ता वाले अंगूरों को सुखाकर मुनक्का और किशमिश बनाई जाती है। यह कृषि अत्यधिक व्यावसायिक और वैज्ञानिक होती है। पहले बात हो चुकी है, लेकिन पहले कृषि में अंतर पूछा था, उस तरीके से बात हुई थी। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 7 की बात करें तो क्या है, अम्लीय वर्षा के क्या कारण है, यह पर्यावरण को कैसे नुकसान पहुंचाती है? आप कर सकते हो ये प्रश्न। देखो, जब उद्योगों और वाहनों से निकलने वाली सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड वायुमंडल के में नमी के साथ क्रिया करती है तो वे सल्फ्यूरिक और नाइट्रिक अम्ल बनाती है। ये ध्यान में रख लेना भाई। और यह अम्लीय वर्षा के रूप में जब धरती पर गिरती है तो इससे जलीय जीवों यानी मछलियों आदि जीवों को मार देती है, क्योंकि नदियों और झीलों का पानी जहरीला हो जाता है। साथ ही यह मिट्टी की उर्वरता को कम करती है, जंगलों को नष्ट करती है और संगमरमर की इमारतों जैसे ताजमहल के क्षरण का कारण बनती है। यही आपके पास अम्लीय वर्षा होती है, इसका मुख्य प्रभाव यही पड़ता है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 8 की बात करें तो क्या है क्वेश्चन नंबर 8? वो कह रहा है भारत में जल की गुणवत्ता के घटने के कोई दो प्रमुख कारण लिखिए।
आप जानते हो भाई, सबसे पहले तो औद्योगिक अपशिष्ट ईंधन गुणवत्ता के गिरावट के मुख्य दो मानवीय कारण ये रहे हैं आप लोगों के पास। औद्योगिक अपशिष्ट की बात करें तो कारखानों से बहुत ही गंदा अपशिष्ट निकलता है। अगर बात करें कारखानों से निकलने वाला उपचारित और अनुपचारित कचरा, भारी धातुएं और जहरीले रसायन सीधे नदियों में बहा दिए जाते हैं। गंगा नदी और यमुना नदी, दिल्ली का हालत यही, जो यमुना नदी है खास तौर से उसकी हालत यही है। अच्छा, नेक्स्ट बात करें कृषि और घरेलू प्रदूषण। कृषि की बात करें, खेतों में कीटनाशकों और उर्वरकों का अत्यधिक उपयोग वर्षा जल के साथ मिलकर जल स्रोतों को प्रदूषित करता है। साथ ही शहरों का गंदा पानी, सीवरेज होता है, बिना साफ किए जल निकायों में मिलने से जल की गुणवत्ता पूरी तरह प्रभावित होती है। तो ये हो जाते हैं अपने पास क्या, इसका भारत में जल की गुणवत्ता के घटने के दो प्रमुख कारण। अच्छा, इसके बाद में बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है डिजिटल विभाजन क्या है, यह विकासशील देशों को कैसे प्रभावित करता है। तो ये ध्यान से समझ लेना भाई, अपने पास बढ़िया है। सूचना और संचार प्रौद्योगिकी यानी आईसीटी के लाभों तक पहुंच के आधार पर समाज में जो असमानता पैदा होती है उसे डिजिटल विभाजन कहते हैं। अरे कहने का मतलब एक परिवार तो कंप्यूटर में बहुत ही आगे बढ़ गया है, एक बेचारा अभी लेटर के जमाने में पड़ा है, पत्र लिखता है, तो वो आपके पास क्या होता है, डिजिटल विभाजन होता है। विकसित देशों और भारत के महानगरीय क्षेत्रों में इंटरनेट और कंप्यूटर की सुविधाएं बहुत उन्नत है, जबकि ग्रामीण और दूर दराज के इलाकों में लोग आज भी सुविधाओं से वंचित है। यह विभाजन न केवल तकनीक तक पहुंच को दर्शाता है बल्कि आर्थिक और शैक्षिक अवसरों में भी बड़े अंतर को पैदा करता है। ये मैंने बता दिया भाई आप लोगों को। नेक्स्ट अपने पास क्या है, भारत के पूर्वी तट पर स्थित किन्हीं दो प्रमुख समुद्री पत्तनों के नाम लिखिए। नेक्स्ट भारत, हाँ क्या है, भारत के पूर्वी तट पर स्थित किन्हीं दो प्रमुख समुद्री पत्तनों के नाम और उनकी विशेषता लिखिए। इसमें भी थोड़ी सी समस्या आ गई है, क्या है यहाँ पे पूर्वी लिख दिया, यहाँ पे पश्चिमी आ गया, तो हम पश्चिमी कर लेते हैं, पूर्वी की बात अपन बाद में कर लेंगे। तो ये पश्चिमी है भाई। देखो, भारत के पश्चिमी तट पर स्थित दो प्रमुख बंदरगाह निम्नलिखित है। कांडला सबसे अपने पास फेमस है, दीनदयाल पतन नाम कर दिया है इसका। गुजरात में स्थित यह एक ज्वारीय बंदरगाह है। यह उत्तर भारत के औद्योगिक और कृषि क्षेत्रों की जरूरतों को पूरा करता है और भारी मात्रा में पेट्रोलियम और उर्वरकों का आयात निर्यात करता है। विशेषता हो गई। नेक्स्ट है मुंबई पत्तन। मुंबई पत्तन भी अपने पश्चिमी क्षेत्र में है। यह भारत का सबसे बड़ा और प्राकृतिक बंदरगाह है। इसमें विशाल जल क्षेत्र और आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध है। इसे भारत का प्रवेश द्वार भी कहा जाता है, क्योंकि यह अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का मुख्य केंद्र है। तो ये भारत के दो पश्चिमी पत्तन है, इनका ध्यान में रखना, बंदरगाह भी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो क्या है, सूचना प्रौद्योगिकी की उद्योग को ज्ञान आधारित उद्योग क्यों कहा जाता है, क्यों कहते हैं भाई। चलो, सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग को ज्ञान आधारित उद्योग इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसकी सफलता का मुख्य आधार मानवीय ज्ञान और कौशल है। अन्य उद्योगों की तरह इसमें कच्चे माल के रूप में पत्थर या लोहे की जरूरत नहीं होती, बल्कि उच्च दक्षता वाले मस्तिष्क, सॉफ्टवेयर और डेटा की आवश्यकता होती है। इस उद्योग में निरंतर अनुसंधान एंड नवाचार के माध्यम से नई सेवाओं का सृजन किया जाता है, जिसके लिए उच्च शिक्षित और तकनीकी रूप से निपुण श्रम बल की अनिवार्यता होती है। यानी कहने का मतलब जहां पे तेज दिमाग की बात होती है वही आपके पास सूचना प्रौद्योगिकी पे काम आता है, इसलिए इसको कहते हैं भाई। अब आते हैं खंड 6 में, यानी सेक्शन सी, जो शब्द सीमा अपनी 100 शब्दों की है, 3 अंक का होने वाला है। तो चलो बात करते हैं इसमें भी। अच्छा, विश्व में जनसंख्या के वितरण को जलवायु और उच्चावच कैसे प्रभावित करते हैं, उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए। मैंने बहुत ही आसान तरीके से समझाया था जनसंख्या वितरण वाले चैप्टर में, नहीं देखा तो देख लेना, समय मिले तो। उच्चावच की बात कर लेते हैं भाई। जनसंख्या के वितरण पर भौगोलिक कारकों का गहरा प्रभाव पड़ता है। सबसे पहले ऊंचावच का पड़ता है। ऊंचावच जहाँ पे उबड़ खाबड़ होती है, कहीं पे पहले मैदान होता है, तो देखो उबड़ खाबड़ पर्वतीय क्षेत्रों की तुलना में मैदानी भाग सघन बसे होते हैं। गंगा ब्रह्मपुत्र का मैदान इसका सटीक उदाहरण है, जहां समतल भूमि के कारण खेती, सड़क निर्माण और उद्योगों की स्थापना आसानी से होती है। इसके विपरीत हिमालय जैसे दुर्गम क्षेत्रों में परिवहन और कृषि की कठिनाइयों के साथ कारण जनसंख्या विरल होती है। ये समझाया हुआ है भाई। जलवायु की बात करें, अरे जहाँ पे रेगिस्तान होगा, जहाँ पे गर्मी ज्यादा होगी, जहाँ पे बर्फ ज्यादा गिरेगी, तो लोग थोड़ी ना रहेंगे। तो अति उष्ण रेगिस्तान और अति ठंडे ध्रुवीय प्रदेश क्षेत्रों में लोग कम रहना पसंद करते हैं। मध्यम वर्षा सुहावनी जलवायु वाले क्षेत्र में आबादी अधिक होती है। उदाहरण के लिए बात करें तो भूमध्य सागरीय प्रदेश अपनी सुगत जलवायु के कारण प्राचीन काल से ही बसे हुए हैं। जहां जलवायु प्रतिकूल होती है वहां जीवन निर्वाह कठिन हो जाता है, जिससे जनसंख्या घनत्व कम रहता है। ये भी समझाया हुआ, ये कर दोगे आप लोग, मुझे पता है।
इसके अथवा की बात करें तो इसके अथवा में है बाजारी सब्जी कृषि की मुख्य विशेषताओं का वर्णन कीजिए और यह नगरीय क्षेत्रों के समीप क्यों विकसित होती है। यह बहुत ही तरीके में कहते रहे शानदार तरीके से समझाया था मैंने। देखो बाजारी क्या है भाई, बाजारी बाजार जाएंगे, मैं भी नहीं जाना है। सब्जी कृषि या उद्यान कृषि में अधिक मुद्रा मिलने वाली फसलें जैसे सब्जियां, फल और पुष्प उगाए जाते हैं। मुख्य विशेषताएं क्या है इसकी, सघन कृषि होती है, इसमें खेतों का आकार छोटा होता है लेकिन गहन खेती की जाती है। अधिक निवेश, इसमें अच्छे बीज, सिंचाई, उर्वरक, कीटनाशक और ग्रीन हाउस जैसी सुविधाओं पर भारी पूंजी निवेश की जाती है। श्रम प्रदान, इसमें बुआई से लेकर कटाई तक अधिक बहुत मानवीय श्रम की आवश्यकता होती है। अब नगरीय जो शहर होता है, जो क्षेत्र होता है, उसके पास क्यों होती है भैया? यह कृषि मुख्य रूप से बड़े नगरों के समीप विकसित होती है क्योंकि नगरों में इन ताजी वस्तुओं की भारी मांग होती है और वहां के निवासियों की क्रय शक्ति अधिक होती है। चूंकि सब्जियां जल्दी खराब होने वाली होती है, इसलिए इन्हें तेजी से बाजार तक पहुंचाने के लिए विकसित परिवहन का होना जरूरी है। इसी कारण से अक्सर ट्रक फार्मिंग भी कहा जाता है, यानी शहरों में जल्दी से सामान पहुंचाने के लिए, सब्जी पहुंचाने के लिए इस प्रकार की खेती नगरों के पास होती है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 13 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है कि भारत में चीनी उद्योग एक मौसमी उद्योग है। इस कथन की पुष्टि करते हुए इस उद्योग की किन्हीं दो समस्याओं का उल्लेख कीजिए। भाई अभी कर देते हैं, उल्लेख ही करना है। चीनी उद्योग को मौसमी इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसका मुख्य कच्चा माल गन्ना होता है। गन्ना साल के कुछ ही महीनों में उपलब्ध होता है। भाई सबसे मौसमी तो यही है कि गन्ना कभी अपने साल में कुछ समय के लिए उगता है। गन्ने की कटाई के बाद पेराई का सत्र केवल 4 से 7 महीने तक चलता है, जिसके बाद मिलें बंद हो जाती है, इसलिए मौसमी कहते हैं। अच्छा, समस्याएं पूछें कि इसकी समस्याएं क्या है सर? तो समस्या कच्चे माल की अनिश्चितता होती है। गन्ने की पैदावार वर्षा पर निर्भर करती है। यदि वर्षा कम हो तो चीनी उत्पादन गिर जाता है। साथ ही गन्ने को काटने के 24 घंटे के भीतर पेराई करना जरूरी है, वरना उसमें सुक्रोज चीनी की मात्रा कम हो जाती है। गन्ना काटा, 24 घंटे में काम तमाम, इतना होना जरूरी है। पुरानी तकनीक, भारत की अधिकांश चीनी मिलें पुरानी मशीनों का उपयोग करती है, जिससे उत्पादन क्षमता कम और लागत अधिक होती है। साथ ही मिलों का गन्ने के खेतों से दूर होना परिवहन में देरी और चीनी की हानि का कारण बनता है। यह समस्या ही हो गई। अच्छा, इसके अथवा में क्या बनाए हैं? भारत में पेट्रोकेमिकल उद्योग के महत्व को समझे, महत्व और उसके प्रमुख केंद्रों का संक्षिप्त वर्णन कीजिए। अभी कर देते हैं। क्या है महत्व? पेट्रोकेमिकल उद्योग भारत में के तेजी से बढ़ते हुए उद्योगों में से एक है, ये ध्यान में रखना भाई। यह उद्योग कच्चे तेल के शोधन के दौरान मिलने वाले उप उत्पादों का उपयोग करके विभिन्न प्रकार की वस्तुएं जैसे सिंथेटिक फाइबर, कपड़ा, प्लास्टिक, कृत्रिम रबर, कीटनाशक और औषधियां तैयार करता है। यह अन्य उद्योगों के लिए भी कच्चा माल उपलब्ध करवाता है। कौन सा? पेट्रोकेमिकल की बात कर रहे हैं। अच्छा, प्रमुख केंद्र की बात करें इसके, तो प्रमुख केंद्रों में बात करें तो आता है मुंबई। क्या आता है भाई? मुंबई आता है। ये पेट्रोकेमिकल का सबसे बड़ा केंद्र होता है अपने भारत में। जामनगर और वडोदरा गुजरात, यहाँ रिलायंस और अन्य सार्वजनिक क्षेत्रों की बड़ी इकाइयां स्थित है, ये भी अच्छी बात है। हल्दिया पश्चिम बंगाल में है, यह भी पेट्रोकेमिकल का बड़ा संकुल विकसित हुआ है। और विशाखापत्तनम की बात करें तो दक्षिण भारत का एक प्रमुख तेल शोधन और पेट्रोकेमिकल केंद्र है। इस उद्योग का प्रबंधन मुख्य रूप से भारतीय पेट्रोकेमिकल कॉरपोरेशन लिमिटेड IPCL द्वारा किया जाता है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 के बारे में। क्या कहता है? भारत में ग्रामीण बस्तियों के विभिन्न प्रकारों जैसे गुच्छित, अर्धगुच्छित आदि को निर्धारित करने वाले कारकों की व्याख्या कीजिए। तो देखो इसकी व्याख्या कर देते हैं, अभी कर देते हैं। भारत में ग्रामीण बस्तियों के प्रकार मुख्य रूप से 3 कारकों द्वारा निर्धारित होते हैं। अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले बात करेंगे भौतिक ग्रामीण बस्तियों के। तो इसमें बात कर लेते हैं भौतिक कारक। तो ऊंचावत, जल की उपलब्धता और जलवायु मुख्य है। जैसे गंगा के मैदान में जल और समतल भूमि के कारण गुच्छित बस्तियां, जहां पर घर आसपास होते हैं। गुच्छित मतलब गुच्छियों में आसपास सटीक, एक की दीवार दूसरे के सटी हो रहा है वहां पे। अच्छा, सांस्कृतिक और जातीय कारक, भारत में अक्सर सामाजिक संरचना के आधार पर बस्तियां बढ़ जाती है। अर्धगुच्छित बस्तियों के में अक्सर प्रभावशाली समुदाय केंद्र में रहता है, जबकि अन्य वर्ग गांव के बाहरी हिस्सों में बसते हैं। सुरक्षा कारक, डकैती या सुरक्षा वाले क्षेत्रों जैसे बुंदेलखंड और नागालैंड में लोग सुरक्षा के उद्देश्य से एक साथ मिलकर गुच्छित बस्तियों में रहते हैं। इनके अलावा विखंडित बस्तियां तब बनती है जब एक बड़ी बस्ती कई छोटी इकाइयों, पन्ना पाड़ा में बट जाती है, इसको कहते हैं। अच्छा, इसके बाद में बात करें अथवा में क्या लिया है, तो अथवा में लिया है वायु प्रदूषण के मानवीय स्रोतों का वर्णन कीजिए और इसके स्वास्थ्य पर पड़ने वाले किन्हीं 2 प्रभावों का उल्लेख कीजिए या लिखिए।
देखो मानवीय स्रोत की बात करें तो वायु प्रदूषण मुख्य रूप से मानवीय गतिविधियों का परिणाम है। इसमें बात करें तो जीवाश्म ईंधन का दहन, जब वाहनों, उद्योगों और ताप विद्युत संयंत्रों को कोयला और पेट्रोकेमिकल के पेट्रोलियम के जलने से सल्फर डाइऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड जैसी जहरीली गैसें निकलती है, ये अपन सभी जानते हैं। तो वायु पोल्यूशन, अरे वायु पोल्यूशन मैं भी हिंदी इंग्लिश मिक्स कर रहा हूँ। औद्योगिक गतिविधियां, सीमेंट, रसायन और धातु गलाने वाले उद्योगों से निकलने वाला धुआं और धूल कण हवा को प्रदूषित करते हैं। ठोस कचरा जलाना, शहरों में कचरा जलाने की से भी हानिकारक गैसें निकलती है, ये अपन पढ़ चुके हैं भाई, बहुत बार पढ़ चुके हैं। अब बात करते हैं स्वास्थ्य पे क्या प्रभाव पड़ता है। स्वास्थ्य पे प्रभाव बता देते हैं। देखो श्वसन तंत्र की बीमारियां पड़ जाती है अपने पास, श्वसन की सबसे बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है, लंग्स की प्रॉब्लम हो जाती है, दिल्ली सबसे बड़ा उदाहरण है। वायु प्रदूषण के कारण मनुष्य में दमा, खांसी और फेफड़ों का कैंसर जैसी गंभीर बीमारियां उत्पन्न हो जाती है। रक्त और तंत्रिका तंत्र, जहरीली गैसें रक्त में ऑक्सीजन से ले जाने की क्षमता कम कर देती है, जिससे सिर दर्द, चक्कर आना, हृदय संबंधी बीमारियां बढ़ जाती है। ये अपने स्वास्थ्य पे प्रभाव पड़ता है। अच्छा, सेक्शन डी की बात करें तो सेक्शन डी आपके पास क्या है, निबंधात्मक प्रश्न है, 150 शब्दों में देना है, 2 प्रश्न करने हैं, 4 अंक के होने वाले हैं। हम बिल्कुल अथवा वाले भी करवाएंगे, चिंता मत करो। 15 नंबर का प्रश्न है, साइबर स्पेस और संरचना के आधुनिक साधनों ने भौगोलिक दूरियों को समाप्त कर दिया है। इस कथन की व्याख्या करते हुए वैश्विक अर्थव्यवस्था पर इसके प्रभावों का विश्लेषण कीजिए। विश्लेषण करने के लिए हम बैठे हैं, विश्लेषण करेंगे बिल्कुल। क्या है, साइबर स्पेस या इंटरनेट विद्युत तरंगों द्वारा संचालित वह आभासी संसार है जिसमें सूचनाओं के आदान प्रदान को पलक झपकते ही संभव बना दिया है। आधुनिक संचार साधनों जैसे उपग्रह, सैटेलाइट, फाइबर ऑप्टिक्स और स्मार्टफोन ने विश्व को एक वैश्विक ग्राम में बदल दिया है। ये प्रश्न शायद रिवाइज हो गया है, कोई बात नहीं है। भौगोलिक दूरियों का अंत, पहले व्यापार या सूचना साझा करने के लिए महीनों की यात्रा करनी पड़ती थी, लेकिन आज ईमेल, वीडियो कॉलिंग और क्लाउड कंप्यूटिंग के जरिए दुनिया के 2 छोरों पर बैठे लोग वास्तविक समय में संवाद कर सकते हैं। इसने भौतिक दूरी के महत्व को शून्य कर दिया है। अच्छा, इससे वैश्विक अर्थव्यवस्था पे क्या प्रभाव पड़ा है, ये नहीं आया शायद। हाँ, चलो देखते हैं। ई कॉमर्स का उदय, अमेजन और अलीबाबा जैसी कंपनियों ने वैश्विक बाजार को हर व्यक्ति की उंगली पर ला दिया है। अब कोई भी देश अपनी वस्तुओं को सीधे अंतर्राष्ट्रीय बाजार में बेच सकता है। ये हो गया भाई शायद पहले। बाह्य स्रोतन, इंटरनेट की वजह से आज विकसित देशों का काम भारत जैसे विकासशील देशों में हो रहा है, जैसे कॉल सेंटर है, सॉफ्टवेयर विकास है। इससे लागत कम होती है और रोजगार बढ़ता है। वित्तीय लेन देन, आज डिजिटल बैंकिंग और शेयर मार्केटिंग इंटरनेट के जरिए 24 घंटे सक्रिय रहते हैं, जिसमें वैश्विक स्तर पर पूंजी का प्रवाह बहुत ही तीव्र हो गया है। तीव्र ने बोल रहा हूं मैं भी। ज्ञान आधारित अर्थव्यवस्था, सूचना तक आसान पहुंच ने शिक्षा, शोध और नवाचार को बढ़ा दिया है, जो आधुनिक अर्थव्यवस्था की रीढ़ है भाई। ये प्रश्न पहले हो चुका है, कोई बात नहीं है। विश्व में उच्च प्रौद्योगिकी उद्योग की विशेषताओं का वर्णन कीजिए और टेक्नोपोलिस की संकल्पना को स्पष्ट कीजिए। स्पष्ट कर देते हैं भाई। हाँ, क्या है, उच्च प्रौद्योगिकी उद्योग की विशेषता क्या है। अनुसंधान और विकास, R&D है ना, रिसर्च एंड डेवलपमेंट की बात करें, इन उद्योगों की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि इसमें उत्पादन की प्रक्रिया से अधिक महत्व नए अनुसंधान और विकास को दिया जाता है। इसमें सफेद कॉलर, ये ध्यान में रखना भाई, है ना, सफेद कॉलर किस में आता है, श्रमिकों जैसे वैज्ञानिकों, इंजीनियरों की संख्या उत्पादन लाइन पर काम करने वाले मजदूरों से कहीं अधिक होती है। विशिष्ट उत्पाद, इसमें रोबोटिक्स, कंप्यूटर एडेड डिजाइन, इलेक्ट्रॉनिक नियंत्रण और औषध निर्माण जैसे उन्नत उत्पाद तैयार किए जाते हैं। परिवेश, यह उद्योग पुराने धुएं वाले कारखानों के बजाय आधुनिक, साफ सुथरे और कम ऊंचाई वाले कार्यालय और औद्योगिक पार्कों में स्थित होते हैं। अच्छा, टेक्नोपोलिस क्या होती है की संकल्पना के बारे में बात कर लेते हैं। जब उच्च प्रौद्योगिकी उद्योग किसी विशेष भौगोलिक क्षेत्र में एक साथ केंद्रित हो जाते हैं, जो पूरी तरह से आधुनिक सुविधाओं से लैस और आत्मनिर्भर होते हैं, उन्हें टेक्नोपोलिस कहा जाता है। उदाहरण की बात करें तो संयुक्त राज्य अमेरिका में सैन फ्रांसिस्को के पास स्थित सिलिकॉन वैली और भारत में बेंगलुरु इसके प्रमुख उदाहरण हैं। यह क्षेत्र नवाचार और डिजिटल अर्थव्यवस्था के वैश्विक केंद्र माने जाते हैं। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 16 की बात कर लेते हैं। क्या है, भारत में खनिज पेटी के वितरण का सविस्तार वर्णन कीजिए। मुख्य रूप से उत्तरी पूर्वी पठारी पट्टी और दक्षिणी पश्चिमी पट्टी की तुलना कीजिए। कर देंगे तुलना। हाँ, भारत खनिज संसाधनों के मामले में एक समृद्ध देश है, लेकिन इनका वितरण अत्यधिक असमान है। भारत में मुख्य रूप से 3 खनिज पेटियां पाई जाती हैं।
उत्तरी पूर्वी पठारी पट्टी, यह भारत की सबसे समृद्ध खनिज पट्टी है। इसमें छोटा नागपुर पठार झारखंड, ओडिशा के पठार और पश्चिम बंगाल के कुछ हिस्से शामिल है। इसे भारत की का खनिज हृदय कहा जाता है। किसको? उत्तरी पूर्वी पठारी पट्टी को, क्योंकि यहाँ लोहा है, इसके कोयला, मैग्नीज और बॉक्साइट के विशाल भंडार है। यहाँ स्थित प्रमुख खदानें नोवामंडी, लोहा और झरिया कोयला भारी उद्योगों के लिए पट्टी अत्यंत महत्वपूर्ण है। अच्छा, दूसरी बात करें तो दक्षिणी पश्चिमी पट्टी की बात कर लेते हैं। यह पेटी कर्नाटक के पठारों और निकटवर्ती तमिलनाडु के पठारों तक फैली हुई है। यहाँ भी लोहा, अयस्क और मैग्नीज प्रचुर मात्रा में मिलते हैं, लेकिन इसकी मुख्य विशेषता स्वर्ण के भंडार जैसे कोलार की खानें, इसमें कोलार की खान को ध्यान में रखना भाई, कोलार की खान है किस लिए? सोने के भंडार के लिए। इसके अलावा यहाँ लिग्नाइट, कोयला, नेवेली और बॉक्साइट भी पाया जाता है। नेवेली पिछली बार मैंने अपने कहाँ पे करवाया था? अपने मैप में करवाया था आप लोगों से। अच्छा, नेक्स्ट क्या है? तुलना करें तो तुलना की बात करें तो ईंधन उत्तरी पूर्वी पट्टी कोयले के लिए प्रसिद्ध है, जबकि दक्षिणी पूर्वी पट्टी में लिग्नाइट कोयला मिलता है। विविधता की बात करें तो उत्तर पूर्वी पट्टी में खनिजों की विविधता और मात्रा दक्षिणी पश्चिमी पट्टी की तुलना में बहुत अत्यधिक है। औद्योगिक विकास की बात करें तो उत्तरी पूर्वी पट्टी के खनिज भारी इस्पात उद्योगों के लिए आधार प्रदान करते हैं, जबकि दक्षिणी पश्चिमी पट्टी का महत्व है धात्विक खनिजों और ऊर्जा संसाधनों के लिए अधिक होता है। ये हो जाता है। इसके अथवा में बात करें तो क्या है? इसके अथवा में भारत की राष्ट्रीय जल नीति 2002 की मुख्य विशेषताओं का वर्णन कीजिए और जल संसाधनों के संरक्षण के लिए इसके सुझावों की समीक्षा कीजिए। समीक्षा करेंगे भाई, समीक्षा करने के लिए बैठे हैं, है ना? चलो कर देते हैं। राष्ट्रीय जल नीति 2002 की विशेषताएं। भारत में जल की कमी और बढ़ते प्रदूषण को देखते हुए 2002 में यह नीति लागू की गई। इसकी मुख्य विशेषताएं, मुख्य बातें निम्नलिखित हैं। निम्नलिखित में बात करें तो क्या आता है? पेयजल प्राथमिकता। सबसे पहले तो इस नीति में पेयजल को सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई है। सिंचाई, जल शक्ति और उद्योग के लिए जल का उपयोग पेयजल की उपलब्धता सुनिश्चित होने के बाद ही किया जा सकता है। पहली बात तो यह है। सतह और भूजल का समन्वय। नीति के अनुसार नदियों के जल और भूजल का उपयोग एक दूसरे के पूरक के रूप में किया जाना चाहिए ताकि जल स्तर बना रहे। अच्छा, उपयोग दक्षता। सिंचाई और औद्योगिक कार्यों में जल की बर्बादी को रोकने के लिए जल उपयोग दक्षता बढ़ाने पर जोर दिया गया है। ये बात भी सही है भाई। अच्छा, संरक्षण के सुझाव की बात कर लेते हैं। वर्षा जल संचयन सबसे पहला। नीति ने ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में वर्षा जल संग्रहण को अनिवार्य रूप से क्या है बनाने का सुझाव दिया है। जन भागीदारी, जल संरक्षण को एक जन आंदोलन बनाने और स्थानीय समुदायों को जल प्रबंधन में शामिल करने की बड़ी बात कही गई है। समीक्षा करें तो हालांकि नीति के उद्देश्य बहुत व्यापक है, लेकिन स्थानीय स्तर पर इसके क्रियान्वयन में चुनौतियां हैं। आज भी नदियों का प्रदूषण और भूजल का अंधाधुंध जारी है, जिसे रोकने के लिए अत्यधिक सख्त कानूनी कदमों की आवश्यकता है रे। चलो ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17 और 18 आपको मानचित्र में वाला जो प्रश्न है ये आप खुद कर लेना है, क्योंकि अपने पास मैप से मैंने संबंधित सारे लगभग करवा दिए। संगाई मैंने करवा दिया, सैन फ्रांसिस्को करवा दिया, स्वेज नहर करवा दिया, हेम्बर्ग आप देख लेना। नहीं मिले तो मुझे बता देना कमेंट बॉक्स में। जामनगर मैंने भरवाया है, मथुरा मैंने बताया है, बैरोनी मैंने बताया है, कोची मैंने बताया है। तो ये सारे मैंने पहले करवा दिए हैं भाई। तो ये आप प्रश्न है ये जो ना विश्व के मानचित्र और भारत के मानचित्र में आपको करने हैं भाई, है ना, ताकि आपको याद हो जाए। तो यहाँ पे आपका पेपर है नंबर 4 है वो अब कंप्लीट हो जाता है। और मुझे लगता है अपना एक और कदम अपने आगे बढ़ा दिया है किसकी तरफ? 56 आउट ऑफ 56 की तरफ। तो बस आज की इस क्लास को यहीं पे कंप्लीट कर देते हैं और मिलते हैं आप लोगों से अपने नेक्स्ट पेपर में। तब तक देखते रहे हमारा चैनल। जय हिंद, जय भारत।